हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं जी? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपने एक केस लॉ की ओर चलेंगे। पीजीबीपी से रिलेटेड ये केस लॉ है, इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट्स आपके सामने निकल करके आएंगे। देखते हैं क्या है ये केस लॉ और कैसे आपको भटकाता है। ये कहता है कि अगर किसी लोन का, चूंकि केस लॉ का नाम मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ये डिसीजन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का ये केस लॉ है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, या आप कह सकते हैं कि ये जजमेंट दिया गया था किस क्वेश्चन पर, कि अगर कोई लोन जो किसी प्लांट और मशीनरी को एक्वायर करने के लिए लिया गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैंने कोई लोन लिया और मैंने उस लोन से कोई प्रॉपर्टी या प्लांट या मशीनरी बाय की। चलिए हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं या टूल इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, और बाद में वो लोन जो है वो माफ कर दिया गया। वो लोन जो है वो बाद में माफ कर दिया गया या उसका कोई पार्ट माफ कर दिया गया, वेवर कर दिया गया, वेवर ऑफ द लोन। अब क्वेश्चन ये उठता है, वेदर दिस वेवर amount shall be charged to tax under the head PGBP under the section 28 subsection 4 or it would be covered under section 41 subsection 1। अब मैं आपको कुछ बता दूं डिटेल में, क्योंकि अब हमारे पास इसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हैं, डिफरेंट ओपिनियन और व्यूज हैं। पहली लाइन आपको दिख रही होगी सॉल्यूशन में, जो आंसर दिया गया है, दिस जजमेंट इज नॉट मोर रेलिवेंट। ओके, अब ये जजमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक्स हैं। अब हम आपको बताते हैं। पहला, सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 उसका बोलता है, जो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है, उसने क्लियरली ये बोला है, 28 का सबसेक्शन 4 बोलता है, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स whether convertible into money or not arising from the business or exercising of the profession shall be charged to tax under the head PGBP। That's it। एक लाइन की बात की उसने, सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 ने क्या बोला कि अगर आपको अपने बिजनेस और अपने प्रोफेशन की एक्टिविटी करने से, अगर आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन की एक्टिविटी करने के कारण आपको कोई बेनिफिट या कोई परक्विजिट्स मिलता है, चाहे कैश में मिले, चाहे काइंड में मिले, चाहे आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो या मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, वो आपकी पीजीबीपी है। अब यहां पर चूंकि मैंने कोई बिजनेस एक्टिविटी की नहीं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं मैंने तो कोई बिजनेस एक्टिविटी की नहीं, तो सेक्शन 28(4) नहीं लगना चाहिए, और ना ही मेरे किसी अच्छे परफॉर्मेंस के कारण हमको ये फायदा हो रहा है। सामने वाले ने वेवर कर दिया, वो हमारे बिजनेस के, मेरे अच्छे परफॉर्मेंस के कारण नहीं है, पहली चीज। दूसरा, क्या ये सेक्शन 41(1) में कवर होगा? 41(1) कहता है कि अगर ट्रेडिंग लायबिलिटी का रेमिशन हो जाता है, अगर ट्रेडिंग लायबिलिटी का रेमिशन होगा तो वहां पर सेक्शन 41(1) लगेगा। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग लायबिलिटी, ये हमारी कैपिटल लायबिलिटी थी, ये ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं है, परचेज सेल से रिलेटेड लायबिलिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग लायबिलिटी। दूसरी बात। तीसरा, अब हमारे साथ सपोर्ट में आ जाता है एक एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43(1), जो कि एक्चुअल कॉस्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट को डिफाइन करता है। एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। ये बोलता है सेक्शन 43(1). वहां हम लोगों ने डिटेल में सीखा है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में कि अगर किसी एसेट को हमारे लिए कितनी एक्चुअल कॉस्ट होगी, उसकी कॉस्ट वो मेरे द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर माइनस कोई दूसरा बंदा, कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी अगर, या मेरा फ्रेंड अगर उस कॉस्ट में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे मैं मार्केट में गया कोई प्रॉपर्टी खरीदने या प्लांट एंड मशीनरी खरीदने। प्लांट एंड मशीनरी मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी, मेरे दोस्त ने कहा 1 लाख रुपए तू मुझसे ले लेना। नाउ ही इज बियरिंग ₹1 lakh। नाउ इन टोटालिटी आई एम पेइंग ₹9 lakh। इन टोटालिटी द नेट आउटफ्लो इज ₹9 lakhs। इट मीन्स, अब दूसरी बात ये समझे, वो 1 लाख रुपए हमसे मांगेगा नहीं। ये नहीं है कि आज उसने कहा ले लो 1 लाख रुपए, अगले दिन दे देना, ऐसा नहीं। वी आर नॉट ट्राइंग टू से लाइक दैट। हम ये बोल रहे हैं कि उसने कहा 1 लाख रुपए मैं बर्दाश्त करूंगा, तू 9 लाख रुपए ही दे। नाउ आई एम पेइंग द नेट अमाउंट ऑफ ₹9 lakhs।
तो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट उस एसेट की 9 लाख है जिस पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 43(1). मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 बोलता है एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट to the SSE shall be reduced any minus shall be reduced by that portion of the cost which is directly or indirectly met by any other person or authority। अब इसके एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखे। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 A 7 7 A 8 9 10 11 12 13 देखा था। अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 10 जो कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस आपको मिलता है, सब्सिडी मिलती है आपको एसेट के ऊपर, इंसेंटिव्स मिलते हैं आपको किसी एसेट के ऊपर, तो उससे एसेट की कॉस्ट माइनस हो जाती है। यह बोला है एक्सप्लेनेशन 10 ने। तो अगर देखा जाए कि वेवर ऑफ द लोन हम एक्सप्लेनेशन नंबर 10 से कवर कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले ने खुद बर्दाश्त कर लिया। बर्दाश्त नहीं कर सकता अब दूर नहीं रह सकता तेरे बिन, तो यहां पर उसने बर्दाश्त कर लिया सामने वाले ने। वेवर ऑफ द लोन का मतलब क्या है? उसने लोन माफ कर दिया, अब वो खुद बर्दाश्त कर रहा है उस लोन को। हमारी कॉस्ट को माइनस कर देगा, एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर देगा, एसेट की कॉस्ट को माइनस कर देगा। वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट विद द वेवर ऑफ द लोन। क्लियर? अच्छा, ये भी चीज क्लियर है। तो पहली चीज 28 का सबसेक्शन 4, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ एक्विजिट्स कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ प्रोफेशन एप्लीकेबल नहीं हुआ। 41(1) ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं है, एप्लीकेबल नहीं हुआ। एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43(1), यस, वेवर ऑफ द ये आपका एक तरह से इंसेंटिव मिल गया या माफ कर दिया सामने वाले ने, बर्दाश्त कर लिया, वो हम माइनस कर सकते हैं अपनी एक्चुअल कॉस्ट से, एसेट की कॉस्ट को। अगर कोई ये कहता है कि नहीं सर, हम वेवर को सब्सिडी, वेवर को इंसेंटिव्स नहीं मानेंगे, तो आप एक काम करिए, सेक्शन 2(24) का पॉइंट नंबर 18 देख लीजिए। सेक्शन 2(24) का पॉइंट नंबर 18 देख लीजिए। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं जाते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आप जाने का एक ऑप्शन रख सकते हैं, जो ये बोलता है assistance in the form of waiver by the central government, state government or any other authority, public authority, body or agency in cash or in kind to the SSE would be included in the definition of the income। तो इसके तहत वो अब आपकी इनकम मान ली जाएगी। यानी कि अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। अब ये केस लॉ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, ये उस समय आया था, या कह सकते हैं कि अब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस और लॉजिक्स हैं, जिसमें सेक्शन 28 का सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, 41(1) एप्लीकेबल नहीं हो रहा। हाँ, 2(24) का 18 इनकम की डेफिनेशन जो दी गई है, और एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43(1), इन दोनों में से किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को आप कवर करके आगे ले चल सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन नंबर 10 को लेकर चल रहे हैं, तो आपको एसेट की कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं एग्री हो रहे हैं, अपनी असहमति यानी आप कंसेंट नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में आप इसको इनकम मान सकते हैं 2(24)(18) के क्लॉज के हिसाब से। ठीक है ना? तो ये था आपका CIT वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 2018 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जो कि अब ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये रेलिवेंट इस तौर पर था कि आपको इसमें कई सारे एस्पेक्ट सीखने को मिल रहे थे नए नए, आप क्रॉस वेरिफिकेशन करने चाह रहे थे चीज़ों को, तो इसीलिए ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है आपके साथ डिस्कस करना। नेक्स्ट सेशन में आपके सामने फिर आएंगे किसी नए केस लॉ को लेकर। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।